हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो बात करेंगे छद्म कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। देखो, छद्म कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो आपको मैंने बताया है शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। तो ये छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? देखो, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है यदि कोई भी अभिक्रिया, ध्यान से सुनना, यदि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों के जो अणुओं की संख्या है वो दो या दो से अधिक हो, लेकिन उसका वेग केवल एक पर ही निर्भर करता हो, यानी उसका जो वेग है अभिक्रिया का वो हमेशा एक ही हो, तो उसे हम छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि पीछे जो शून्य कोटि की अभिक्रिया थी वो अभिक्रिया के शून्य घातांक के, मतलब अभिकारक के शून्य घातांक के समानुपाती, और अगर प्रथम कोटि की बात करें तो वो था हमारे पास जो अभिकारक है वो प्रथम घातांक के समानुपाती था। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगी? जो अभिकारक के द्वितीय घातांक के समानुपाती होगा। लेकिन छद्म कोटि की अभिक्रिया में बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी अभिक्रिया ले रहे हैं उस अभिक्रिया में जो अणु संख्यता है, यानी जो अणुओं की संख्या है वो तो होगी दो या दो से अधिक, परंतु जो उसका वेग होगा केवल वो एक पर ही निर्भर करेगा, यानी उसके जो वेग का मान होगा वो एक होगा। तो देखते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया के बारे में डेफिनेशन जो है। देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणु संख्यता दो या दो से अधिक हो परंतु कोटि एक ही हो, छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखो, ऐसा कब होगा? नॉर्मल सी बात है कि आपके पास अभिकारक तो दो या दो से ज्यादा है, लेकिन जो उसका वेग है, यानी जो हमारे पास अभिक्रिया का वेग है वो केवल किसी एक पर डिपेंड करता हो, दूसरे पर डिपेंड नहीं करे। जब सिर्फ एक पर डिपेंड करेगा तो उस टाइम हमारा वेग एक ही होगा, तो इसे हम बोलते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो देखो, यहाँ पर इसमें दो एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। एक तो लिया है सुक्रोज का जल अपघटन। आपको पता है सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22H11, ठीक है। जब O11 सॉरी, जब इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाते हैं, यानी जब इसका जल अपघटन करवाते हैं तो आपका एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। अब आपको पता है कि जो हमारे पास अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांक के समानुपाती होता है। ये सब बातें मैं पीछे बता चुकी हूँ कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती है। अब देखो, यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये H2O जो है यहाँ पर एक अपने ये बोल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू के रूप में वर्क करता है। इसका कोई ये मतलब इस पे ये जो अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो हमारे पास कोटि होगी वो क्या होगी? एक होगी। क्लियर बात? सेकेंड रिएक्शन में आप देख सकते हो एस्टर का जल अपघटन। ये हमारे पास एस्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। और जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे तो एक तो बन जाएगा आपका CH3COOH और एक बन जाएगा C2H5OH, यानी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जिसमें से CH3COO तो H के साथ बॉन्ड बना रहा है और जिसमें C2H5OH के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्लियर बात? अब देखो, यहाँ पर अणु संख्या कितनी है? दो है, लेकिन इसका जो वेग है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? केवल और केवल इस पे कर रहा है, वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसकी जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। क्लियर बात? तो छद्म कोटि की अभिक्रिया सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो अभिक्रिया की अणु संख्यता है वो दो या दो से अधिक हो लेकिन वेग केवल एक हो, तो उसे हम छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, जब मैं आपको प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं, जो अभिक्रिया है उनका जब मैं मात्रक बता रही थी, तो द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया का मात्रक है वो रह गया था, वो हम यहीं पे देख लेते हैं। देखो, आपको पता है मैंने आपको कहा था कि अगर हम ज्ञात करते हैं क्या चीज, कि अगर हम किसी का मात्रक ज्ञात करते हैं, चाहे वो प्रथम कोटि की हो, चाहे वो द्वितीय कोटि की हो, चाहे वो तृतीय कोटि की हो, तो मात्रक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था ये फॉर्मूला जो है ना वो कॉमन है, मोल अपॉन में लीटर 1 - N
सेकंड इनवर्स। मैंने कहा था ये फॉर्मूला क्या है, कॉमन रहेगा, इसी से हम प्रथम और द्वितीय का मान ज्ञात शून्य प्रथम और द्वितीय का मान ज्ञात करेंगे। अगर n का मान 0, अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया की मात्रा की बात कर रहे थे तो हम वहाँ पे n का मान 0 मान के चल रहे थे, और जब हम प्रथम कोटि की बात कर रहे थे हम n का मान 1 करके इसको सॉल्व कर रहे थे। अब देखो हमारा टॉपिक जो रह गया था उस दिन वो था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। हमारा टॉपिक क्या रह गया था, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। अब हम द्वितीय कोटि की बात कर रहे हैं तो द्वितीय कोटि के लिए n का मान हमें कितना मानना पड़ेगा, तो n का मान हमें 2 मानना पड़ेगा, है ना। n का मान 2 मानेंगे तो देखते हैं इसको अपने सॉल्व करके, मोल अपॉन में लीटर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, n का मान कितना है 2, सेकेंड इनवर्स। अब 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा मोल अपॉन में लीटर -1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब देखो ये जो -1 है वो एक टाइप से मोल पर भी है और लीटर पर भी है, क्योंकि वो पूरे ब्रैकेट के ऊपर है। ठीक है। तो अगर मोल के ऊपर -1 है तो वो तो मोल इनवर्स ही रह जाएगा। अब लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स अगर बट्टे में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, लीटर बन जाएगा। देखो कोई भी संख्या जब बट्टे में होती है तो बट्टे से जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, -1 मानते हैं। लेकिन कोई संख्या पहले से ही बट्टे में -1 के रूप में है तो उसके बाद जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो +1 के रूप में शो करेगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक बनता है वो क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स। लीटर इनवर्स है नीचे, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, लीटर, और ये आपका बन जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्लियर बात है। तो ये हमारा टॉपिक उस दिन वीडियो में रह गया था, इसलिए मैंने आपको कवर करवा दिया है। शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो मैंने आपको बताई है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या है और शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या है, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सक्रियण ऊर्जा। देखो सक्रियण ऊर्जा नाम से क्या लग रहा है, कुछ सक्रिय कर देता होगा, है ना, तो उसी सक्रियण ऊर्जा कहते होंगे। देखो इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई अभिकारक है, अब उस अभिकारक को उत्पाद में आपने बदलना है, तो क्या बिना किसी ऊर्जा के आप अभिकारक को उत्पाद में बदल सकते हो, तो नहीं बदल सकते। देखो या तो अभिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी होती है या ऊष्माशोषी होती है, यानी ऊर्जा लेगी या ऊर्जा देगी, दोनों में से एक काम तो करेगी, तब जाके अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं। लेकिन अभिकारक कभी भी डायरेक्ट उत्पाद में नहीं बदलते, हमेशा उनका एक बीच का स्टेज बनता है जिसे हम मध्यवर्ती संकुल बोलते हैं। मैं क्या बताना चाहती हूँ, देखना यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपके पास क्या है, अभिकारक है H2 प्लस में I2, ये आपके पास क्या है, अभिकारक है, और इससे आपके क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं 2HI, ये क्या बन रहा है आपके पास, उत्पाद। लेकिन क्या अभिकारक से डायरेक्ट उत्पाद बन जाते हैं, तो नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि जो अभिकारक है, अब इसमें 2 हाइड्रोजन के बीच देखो पहले से बॉन्ड है, इसमें क्या है कि 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, 2 आयोडीन के बीच में भी क्या है, पहले से बॉन्ड है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपके पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध जुड़ते हैं। क्या बताया मैंने, पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये क्या है, पुराने बॉन्ड है जो अब क्या कर रहे हैं, टूटने का काम कर रहे हैं, और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में क्या बन रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि अपने बोल सकते हैं इनको जोड़ने का काम कर रही है। तो ये जो संरचना है ना, इसे हम बोलते हैं बीच की अवस्था, यानी अपने बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था। इसे अपने क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती अवस्था बोलते हैं। देखो आपको पता है कि हम जब कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारक कभी भी उत्पाद में डायरेक्ट परिवर्तित नहीं होते। पहले एक प्रोसेस होता है कि जो पुराने बंध है वो टूटेंगे और जो नए बंध है वो बनेंगे, तभी जाके क्या होता है कि जब तक एक अभिकारक को वो ऊर्जा नहीं मिल जाती, जब तक उनमें पुराने बंध को तोड़ के नए बंध को जोड़ने की अपने बोल सकते हैं वो ना आ जाए, एबिलिटी ना आ जाए, ठीक है, तब तक वो आपका अभिकारक कभी भी उत्पाद में नहीं बदलेगा।
और मध्यवर्ती अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एक चीज याद रखना, सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सक्रियण ऊर्जा के अंदर क्या हो रहा है, नए बंध बन रहे हैं। अब देखो, बंध का टूटना जो होता है ना, पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों के बनने में ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई भी दो चीजों के बीच नए बंध बनेंगे ना, तो वहां पे उसको ऊर्जा ज्यादा चाहिए। बंध टूटना तो फिर भी चलो आसान रहता है, लेकिन बंध बनना तो मुश्किल रहता है ना। एक मध्यवर्ती अवस्था आप खुद सोच सकते हो कि जहां पर पुराने बंध तो टूट रहे हैं, नए बंध बन रहे हैं, तो ये तभी होंगे ना जब इसको उतनी ऊर्जा मिली होगी। और जो ऊर्जा मिलती है मध्यवर्ती अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। इसे अपने कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी एक्टिविटी आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, तो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करते वक्त एक मध्यवर्ती अवस्था प्राप्त होती है जिसमें नए बंधों का निर्माण होता है, वे पुराने बंध टूटने का कार्य करते हैं। इस मध्यवर्ती अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्राप्त ऊर्जा को ही सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बात आती है कि सक्रियण ऊर्जा के लिए हम कैसे ग्राफ बनाते हैं। जब हम अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करेंगे तो उस टाइम हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उससे पहले आपको दो बातें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। तो आपको पता है कि अभिक्रिया हमेशा दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दो अभिक्रियाएं होती है। ये हम पीछे विलयन वाले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक होती है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो, ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी में क्या अंतर है, तो वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की जो ऊर्जा होती है वो उत्पाद से कम होती है, जिसमें अभिकारकों की ऊर्जा उत्पाद से कम होती है। अब अभिकारकों की ऊर्जा उत्पाद से कम होगी ना, तो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए बाहर से ऊर्जा चाहिए। और जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्पाद से परिवर्तित होते वक्त बाहर से ऊर्जा लेते हैं उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये तो हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। बात आती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से ज्यादा होती है। अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से ज्यादा होती है, जिस कारण अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होते वक्त ऊर्जा रिलीज कर देना पड़ता है, ऊर्जा बाहर निकालना पड़ता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। बातों में अंतर पता चला। ऊष्माशोषी में तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला इसमें जो आपके अभिकारक है ना, उनकी ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा से तो क्या होता है, कम। यानी जहां उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा हो, अभिकारक की ऊर्जा कम होना, तो वहां पर ऊष्माशोषी होता है। क्लियर बात है। ऊष्माक्षेपी के अंदर क्या होता है कि जिसमें अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारकों की जो ऊर्जा है वो क्या हो, ज्यादा, और जो उत्पाद है उनकी ऊर्जा क्या हो आपके पास, कम। क्लियर बात है। अभिकारकों की ऊर्जा आपके पास ज्यादा हो और उत्पाद की ऊर्जा आपके पास कम हो, तो उस टाइम ऑब्वियस सी बात है ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब जिस वक्त उत्पाद की ऊर्जा का मान कम होता है ना, वहां पर जो डेल एच का मान होता है वो क्या आएगा, आपको ध्यान में रखना है। तो एक चीज सोचो, आपने जो क्या कहते हैं अंतर हम ज्ञात करते हैं, अंतर ज्ञात करने के लिए यानी डेल एच का मान जब हम निकालते हैं एंथैल्पी परिवर्तन का, तो फॉर्मूला होता है उत्पादों की ऊर्जा माइनस में अभिकारकों की ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है, उत्पादों की ऊर्जा माइनस में अभिकारकों की ऊर्जा। अब आप खुद बता सकते हो, जहां उत्पादों की ऊर्जा ज्यादा होगी वहां पर तो जो आपका डेल एच का मान होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे उत्पादों का मान क्या है, ज्यादा, तो डेल एच का मान होगा पॉजिटिव, और यहाँ उत्पादों की ऊर्जा क्या है, कम, तो यहाँ पे डेल एच का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला होता है डेल एच बराबर उत्पादों की ऊर्जा
माइनस में अभिकारकों की ऊर्जा, माइनस में अभिकारकों की ऊर्जा। जिस सिचुएशन में उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा हो, अभिकारक की कम हो, तो उस सिचुएशन में डेल एच का मान पॉजिटिव होता है। और जिस सिचुएशन में उत्पाद की ऊर्जा का मान कम हो और अभिकारक की ऊर्जा का मान ज्यादा हो, तो अब ऐसी बात है, अगर नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल एच का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलो ये तो बात होगी बेसिक। बात आती है कि इन पे ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ को ध्यान में रखना है आपको। ग्राफ देखो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर। अब देखो इस ग्राफ को देखना। सबसे पहले मैंने कहा ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए ग्राफ है और ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ग्राफ है। ठीक है, देखो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की क्या चीज है, तो मैंने आपको कहा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की ऊर्जा का मान ज्यादा और उत्पाद की ऊर्जा का मान कम हो। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ना वो किस तरीके से बनेगा, ध्यान देना। अभिकारकों की ऊर्जा का मान ज्यादा, यानी मैं बोल सकती हूँ अभिकारक जो है ज्यादा, मतलब किसी ज्यादा या फिर ज्यादा नंबर वाले पे या ज्यादा अधिक नंबर वाले पे आएगा। ये आपका ग्राफ बनता है इस तरीके से। ये जो अवस्था होती है इसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था। ठीक है, यहाँ से अभिकारक है, ये मध्यवर्ती अवस्था है और ये आपका उत्पाद है। अब आप देख सकते हो अभिकारक की ऊर्जा तो लगभग यहाँ पर कहीं पे है और उत्पाद की ऊर्जा यहाँ पर कहीं पे है, यानी अभिकारक की ऊर्जा का मान यहाँ ज्यादा है और उत्पाद की ऊर्जा का मान यहाँ कम है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, अगर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें, तो अभिकारक की ऊर्जा का मान कम और उत्पाद की ज्यादा, तो यहाँ पर कहीं पे तो अभिकारक की ऊर्जा मान लेते हैं। ये वाली अवस्था क्या होती है, मध्यवर्ती अवस्था होती है। और इसके बाद अपने उत्पाद की जो ऊर्जा है वो ज्यादा होगी, इस तरीके से। क्लियर बात। अब देखो इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें मैंने बताई आपको कि फॉर एग्जाम्पल समझो ये तो आपके पास क्या है, अभिकारक है। ठीक है, आपके पास क्या है, यूं समझो ये है AB+C है, अभिकारक है। और उत्पाद आपका क्या बन रहा है, AC+B, ये उत्पाद बन रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो ये आपको मैंने कहा ये जो ढाल बन रहा है ना, ये जो ढाल बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था। इसे हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती अवस्था। अभिकारक को अगर उत्पाद में परिवर्तित होना है तो मध्यवर्ती अवस्था को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। अगर वो उसको पार नहीं करेगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, उसको जब तक आपके अभिकारक मध्यवर्ती अवस्था को पार नहीं करते तो वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। ये हम पीछे बात कर चुके हैं। और मध्यवर्ती अवस्था को अगर पार करना है तो उसके लिए एक आवश्यक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको पीक मिल रहा है ना, इसे अपने क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। इसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। सेम वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर भी समझो कि आपके पास अभिकारक क्या है, AB+C है और इसे क्या बन रहा है, AC+B बन रहा है उत्पाद के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अभिकारक की ऊर्जा का मान कम और उत्पाद की ऊर्जा का मान ज्यादा। और जब तक अभिकारक जब अभिकारक मध्यवर्ती अवस्था को पार नहीं कर लेते तब तक वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। और मध्यवर्ती अवस्था को अगर पार करना है तो एक आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पे जो पीक मिल रही है आपको वो किसको बता रही है, सक्रियण ऊर्जा को। क्लियर बात। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये तो किसके लिए है, अभिकारक के लिए है। और जो ये आपको मिल रहा है पॉइंट, ये किसको मिल रहा है, उत्पाद के लिए। ठीक है, तो ये जो बीच के डिस्टेंस है वो किसको बता रहा है, दोनों के बीच के अंतर को बता रहा है, यानी किसको बता रहा है, आपके डेल एच के वैल्यू को बताएगा। क्लियर बात है। अभिकारक और उत्पाद की ऊर्जा में जो अंतर आ रहा है वो किसको बताएगा, डेल एच के वैल्यू को बताएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो डेल एच की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर डेल एच की वैल्यू होगी आपकी नेगेटिव, यानी आपकी होगी ऋणात्मक। और ठीक अगर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो अभिकारकों की जो ऊर्जा है वो लगभग यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, अभिकारकों की ऊर्जा लगभग यहाँ पे कहीं पे है और उत्पाद की ऊर्जा जो है वो आपकी यहाँ तक है।
तो दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो किसको बताएगा, डेल एच को बताएगा। और जो डेल एच का मान है वो इसमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको देख के पता चल रहा है अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा और उत्पाद की कम, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए ग्राफ है। और अभिकारक की ऊर्जा कम, उत्पाद की ज्यादा, तो ये ऊष्माशोष्य अभिक्रिया के लिए ग्राफ है। दोनों के दोनों ग्राफ, चाहे आप ऊष्माक्षेपी की बात करो चाहे आप ऊष्माशोषी की बात करो, हमेशा अभिकारक को अगर उत्पाद में परिवर्तित होना है तो उन्हें मध्यवर्ती अवस्था को पार करना पड़ेगा। और मध्यवर्ती अवस्था जो है उसको पार करने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा को हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। मेरे हिसाब से सक्रियण ऊर्जा वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, ठीक है। तो जब हमने अभिक्रिया की वेग की जो ताप पर निर्भरता है, यानी जब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में से ताप भी एक पॉइंट पड़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे उत्पाद ज़्यादा बनते हैं। यानी अभिकारकों का जो वेग होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो अभिक्रिया का वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ये मैंने बात बता रखी है आपको। लेकिन अब जो बात आती है वो ये है कि जो ताप पर निर्भरता है ना, इसको समझाने के लिए आर्रेनियस ने एक समीकरण दिया था, और उस समीकरण के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आर्रेनियस इक्वेशन क्या है, के इजिकल्स टू ए ई माइनस ई अपॉन में आर टी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी चीज क्या है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ए आवर्ती गुणांक या पूर्व चरघातांकी गुणांक है, ई ए सक्रियण ऊर्जा है, आर गैस नियतांक है, और जो आपका टी है वो परम ताप है जो कि केल्विन में है। क्लियर बात। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको न्यूमेरिकल एज ए न्यूमेरिकल के रूप में सॉल्व करना है। देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो क्या है, दोनों तरफ लॉग लेने पर अपने क्या करेंगे, लॉग लेने पर या फिर अपने बोल सकते हैं ln से, ठीक है, ln लेने पर, ठीक है। अगर हम ln लेंगे तो आपको ध्यान में रखना है क्या बन जाएगा, इधर लेंगे तो क्या बन जाएगा ln के इजिकल्स टू, इधर लेंगे तो क्या बन जाएगा ln a माइनस में यहाँ पर जो आपका ई ए अपॉन में आर टी है जो कि घात के रूप में है वो कहाँ चला जाएगा, पैरों में। क्लियर बात। तो ln k इजिकल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन में आर टी आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब मैंने आपको पीछे कई बार बता रखा है कि ln का मतलब होता है लॉग बेस ई, और लॉग बेस ई को हम मैथमेटिकल सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए हम लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं। और जब लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं, देखो मैंने आपको बता रखा है कि ln का मतलब होता है लॉग बेस ई, और जो लॉग बेस ई होता है तो इसको हमें किस में चेंज करना होता है, लॉग बेस 10 में। जब इसको log बेस 10 में चेंज करते हैं तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 log बेस 10 से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर ln k देखो क्या है, ln k को अगर मैं log बेस 10 में चेंज करूंगी तो क्या बन जाएगा 2.303 log बेस 10 के इजिकल्स टू 2.303 log बेस 10a माइनस में ई ए अपॉन में आर टी, यही बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो आपके पास इक्वेशन है ना कंप्लीट, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को 2.303 से भाग देने पर क्या करना है आपको, भाग देने पर अगर हम इसको 2.303 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनता है, तो ये आ गया आपके पास मान। अच्छा, जिन बच्चों को इस चीज़ के लिए डाउट है ना कि मैम यहाँ पर जो ई था वो कहाँ गया, ठीक है, तो ये भी एक लॉग का नियम है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ लॉग का नियम। देखो कई नियम होते हैं, अपन जैसे जैसे जो जो आता जाएगा अपन उसको सॉल्व करते जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि जो लॉग होता है ना वो किसके बराबर होता है, लॉग यानी जो ln, अपने ln की बात कर रहे हैं कि जो आपका ln होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में e के बराबर होता है,
ठीक है। अब आपको पता है कि जब आपने इसका ln करोगे तो इस पूरे का बनेगा ना, यानी ये इस तरीके से बन जाएगा ln ए ई माइनस ई ए अपॉन में आर टी। अब ये मान आपके पास आ गया। अब देखो अगर आप इसको देखो तो आपके पास इस तरीके से एक फॉर्मूला बनता है ना ln एक्स वाई, तो ये इसको अपने x मान लेते हैं और इसको अपने y मान लेते हैं, ठीक है। तो एक ये भी बन जाएगा ln जो है वो आपका क्या हो जाएगा a, फिर प्लस में क्या हो जाएगा ln माइनस ई ए अपॉन में आर टी बन गया। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैंने कहा कि जो ln होता है ना वन अपॉन में e के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर ये मान रख दूं मतलब ये बन जाएगा वन अपॉन में e, और यहाँ पर क्या आ गया e माइनस ई ए अपॉन में आर टी। देखो समझना इस चीज को, सॉरी सारे के सारे डिवाइड है, तो इस चीज को समझना क्या हो रहा है। यहाँ पर जो ln होता है वो वन अपॉन में e के बराबर है, ठीक है। अब ये किस में है, ये है बटे में और ये है ऊपर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल। कैंसिल होने के बाद क्या होता है, ये जो रकम बच जाती है ना वो आपके किसके रूप में आ जाएगी, इस तरीके से माइनस ई ए अपॉन में आर टी के रूप में आ जाएगी। क्लियर बात है। तो आई थिंक ये चीज समझ आ गया होगा आपको। तो आज अपने ना यहाँ तक एक बार क्लास को रोकते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बारे में कंप्लीट जो आपकी थ्योरी है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, आराम से हो जाएगा। बस कुछ डाउट्स थे आपके जो क्लियर करने जरूरी थे अभी, तो वो मैंने आपको भी कर दिए हैं, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ऑल द बेस्ट कि आप लोग 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत है वो ड्रीम क्लास के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके वहां से मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां आपको लेक्चर्स, नोट्स, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो टेस्ट है ये सारे के सारे जो सुविधाएं हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए मन लगाकर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।